Central Industrial Security Force, Sentinels of India's critical assets. 51 वर्ष पहले सन 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना हुई और इस बल का स्थापना दिवस मौका होता है बल को बधाई देने का और बल को धन्यवाद कहने का। और यह खास मौका है बातचीत करने का सीआईएसएफ के डीजी श्री राजेश रंजन जी से। बहुत स्वागत आपका राजेश। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं बल के स्थापना दिवस पर। थैंक यू सो मच। हम अगर पलटकर देखते हैं 51 वर्ष पहले जो यात्रा शुरू हुई वो आज कहां तक पहुंची है? देखिए, आपने शुरुआत बड़ी अच्छी की, बिकॉज जब भी अपने वर्तमान के वजूद को जानना होता है तो इतिहास के छायों को देखना बहुत जरूरी होता है। और अगर हम मुड़ के देखें तो हमारे बल की उत्पत्ति 3000 कर्मियों से हुई थी और आज हम 50 गुना बढ़ के लगभग 1,60,000 की संख्या पे पहुंच चुके हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था कि लगा कि एक ठहराव सा हो गया है। वर्ष 99-2000 की बात है। हालांकि उस समय तक बल की संख्या लगभग 80-90 हजार हो चुकी थी, लेकिन एक ही क्षेत्र में हम बढ़ रहे थे आगे, वो पीएसयू का क्षेत्र था और अन्य क्षेत्रों में हमें बढ़ने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। तो इस हिसाब से वर्ष 2000 हमारे लिए एक वाटरशेड ईयर था, जिसके बाद हमारे बल का पैराडाइम शिफ्ट होता गया और कई नए क्षेत्रों में हमने कदम रखे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एयरपोर्ट्स, जो हमारा सबसे विजिबल सेक्टर है आज के दिन में, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग सेक्टर, और सबसे खास बात यह है कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी प्रवेश कर गए, मिल पाया। वीआईपी सिक्योरिटी भी हमारा एक अलग वर्टिकल है जिसमें हम कई माननीय लोगों की सुरक्षा के जिम्मेदार हैं। तो कुल मिला के ये 50-51 वर्षों का जो सफर है वो बहुत ही संतोषजनक है और इसके लिए हमारे बल के सभी कर्मी और हमारे जो प्रीडिसेसर्स रहे हैं वो इसके श्रेय के भागीदार हैं। दर्शकों के लिए मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आप ये बताएं कि वो क्या घटनाएं थी, क्या घटनाक्रम था कि ये जो पैराडाइम शिफ्ट की जो आपने बात कही वो आया। 90-95 के दशक में ऐसा लगा कि बल में एक ठहराव सा आ गया है। इसलिए मैं वर्ष 2000 को वाटरशेड ईयर के रूप में मानता हूं, क्योंकि उसके उपरांत बल में जो वृद्धि हुई वो एक पैराडाइम शिफ्ट के तहत हुई। बल का नया स्वरूप देखने को मिला। सबसे पहले वर्ष 99 में IC-814 के हाईजैकिंग के उपरांत एयरपोर्ट की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी गई। इसी प्रकार वर्ष 2000 में लाल किले पर हमले और पार्लियामेंट पर हमला 2001 में, इसके उपरांत गवर्नमेंट बिल्डिंग सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी गई। आपको स्मरण होगा कि लंदन मेट्रो पे अटैक हुआ, उसके उपरांत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी गई। इसी प्रकार वर्ष 2006 में हमें वीआईपी सिक्योरिटी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया और आज हम 60 से ऊपर विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के जिम्मेदार हैं। मैं ये समझना चाहूंगा यहाँ पर, तो बल के सामने नई जिम्मेदारियों के साथ नई चुनौतियां भी आई होंगी, तो वो क्या, किस तरह की चुनौतियां रही? और खासतौर पर इसमें यह भी था कि वहां रक्षा भी करनी है, सुरक्षा भी प्रदान करनी है और जनता से भी उनका मिलना जुलना भी है। बड़ी चुनौती तो ये है कि जिस प्रकार से बल का एक्सपेंशन हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक्स, उसका मेल जोल और तालमेल रखना बहुत ही जरूरी था। तो ये सबसे बड़ी चुनौती बल के सामने थी। और जैसा कि आप भी अप्रिशिएट करेंगे, सुरक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हमेशा डायनेमिक रहता है। इसमें प्रतिदिन नए सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं, टेक्नोलॉजी में एक्सपेंशन होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए पिछले वर्ष मैंने वर्ष की शुरुआत में जो अपने सामने एक लक्ष्य रखा था, एक प्रोग्राम का लक्ष्य रखा था, वो उसका नाम मैंने विट दिया था। तो विट से वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग, तो इन सभी क्षेत्रों में हमें कदम से कदम मिला के जिस प्रकार बल की वृद्धि हो रही है चलना है, ताकि कहीं कोई गैप न रह जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हमारे बल के प्रति काफ़ी ऊंची है और ये हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती है, क्योंकि हमें जनता की आकांक्षाओं पे खरे उतरना है। सिक्योरिटी थ्रेट्स को मीट करते और जनता के एक्सपेक्टेशंस को भी मीट करते बल को आगे बढ़ना है और कहीं भी किसी क्षेत्र में कोई ढिलाई, कोई कमी नहीं हो, यही हमारी कोशिश रहती है। इन जगहों पर तैनाती के अलावा अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे सभी बलों का बहुत बड़ा रोल रहता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। सीआईएसएफ की क्या भूमिका है? वर्ष 2004 में जब सुनामी का अटैक हुआ,
तो सबसे पहले जिस बल को मोबिलाइज किया गया वो CISF था, और हम लोगों ने जाके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में वहाँ पे डिजास्टर रिलीफ का कार्य किया, जिसकी बुरी बुरी प्रशंसा की गई। तो एक प्रकार से हम NDRF के जनक के रूप से माने जाते हैं। और सबसे पहला जो NDRF का जब गठन हुआ तो 2 बटालियन CISF की NDRF में लगाई गई, और उसके प्रशिक्षण का कार्य भी हमारे जो फ्लैगशिप एकेडमी है हैदराबाद में, जिसको हम नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी कहते हैं, उसके परिसर में अवस्थित है FSTI, फायर सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो उसके इंस्ट्रक्टर्स और उसके प्रांगण में ही डिजास्टर रिलीफ और डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया गया। आज भी NDRF का प्रशिक्षण वहाँ दिया जाता है, और इसी कारण से हमारे जो यूनिट्स हैं जहाँ भी वो अवस्थित हैं वो डिजास्टर रिलीफ के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और इसका उदाहरण पिछले वर्ष भी देखने को मिला, जब कोचिन में रेनफॉल के बाद बाढ़ की समस्या आई, तो हमारे यूनिट के लोगों ने आगे बढ़ के और डिजास्टर रिलीफ में कार्य किया। हम बात करते हैं फायर सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, तो ऐसा पाया जाता है कि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये एक इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां CISF का बहुत बड़ा योगदान है। किस प्रकार से पूरे देश में ये कार्य किया जाता है और ट्रेनिंग का क्या लेवल है? एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक बल की विशेषता भी है कि ये एकमात्र बल है जिसमें एक फायर विंग भी है, और हमारे अभी वर्तमान में 349 यूनिट्स हैं पूरे देश में, जिनमें 103 यूनिट में फायर विंग भी है। तो फायर विंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फोर्स का, चूँकि हम कई PSUs हैं ऐसे जो कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, शिप बिल्डिंग यार्ड्स हैं, जहाँ की फायर विंग की बड़ी आवश्यकता होती है। और इसकी ट्रेनिंग, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि FSTI में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और समय समय पे इन सर्विस कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। तो हमारा फायर विंग बहुत ही एडवांस्ड है, बहुत ही प्रोग्रेसिव है, और हमेशा नई नई चैलेंजेस को देखते हुए अपने ट्रेनिंग के आयाम भी बदलता है, और ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स बदल के ये कोशिश करता है कि जो पर्सनल तैनात हैं फायर विंग में, दे आर अब्रेस्ट विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। कहीं भी जो इस तरह की कोई भी दुर्घटना होती है तो क्या जो हमारे कर्मी हैं वो दुनिया में जो बेहतरीन जो टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या उसकी ट्रेनिंग उनको मिलती है? पूरी तरह से, बल्कि सिर्फ फायर के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल क्षेत्र में भी बेसिक ट्रेनिंग प्राप्त है हमारे फायर विंग के सदस्यों को। और हालांकि मैं ये नहीं क्लेम करूंगा कि केमिकल एंड रेडियोलॉजिकल क्षेत्र में हम पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, बट एक ब्रॉड जानकारी और ब्रॉड प्रिवेंटिव एक्शन जो होना चाहिए उसके बारे में बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। बट फायर प्रिवेंशन के क्षेत्र में हम पूरी तरह से वी आर अब्रेस्ट विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ट्रेनिंग की कुछ और बात करते हैं। जैसा आपने बताया, पिछले कुछ वर्षों में जो जिम्मेदारियां बढ़ी हैं और बल में संख्या भी बढ़ी है, बल का जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है। ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ट्रेनिंग के साथ टेक्नोलॉजी। अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें, ट्रेनिंग को लेकर किस तरह का खास जोर दे रहे हैं आप? देखिए, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि जो 4 क्षेत्र जिस पे मैंने बल देने को, अपने बल को आह्वान किया था, ट्रेनिंग उसमें एक प्रमुख क्षेत्र है। विट का जो आपने जिक्र किया है, बिना अच्छे प्रशिक्षण के किसी भी बल का कर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कारगर रूप से नहीं कर पाएगा। तो ट्रेनिंग को हम बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं, और हमारे 6 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और एक फ्लैगशिप एकेडमी है नीसा। तो यहाँ कई तरह के कोर्सेज चलाए जाते हैं जो कि हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र से संबंधित वहाँ कोर्सेज चलाते हैं, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक ट्रेनिंग कोर्सेज दैट इज रन फॉर द बेसिक। इन कोर्सेज का कैलिब्रेशन समय समय पे इसमें बदलाव लाते हैं, क्योंकि थ्रेट्स बदलते हैं, चैलेंजेस बदलते हैं। तो हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं इसमें समय समय पे इसमें बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। और इसी संदर्भ में हम प्रत्येक वर्ष ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, जिसमें कि सारे सीनियर कमांडर्स बैठ के और इस पर चिंतन करते हैं, और जहां जहां जिस क्षेत्र में कमी पाई जाती है, जो गैप्स पाए जाते हैं, उसको एड्रेस करने का प्रयास करते हैं। अकम्पलिशमेंट के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 में हम लोगों ने इस वर्ष को ट्रेनिंग वर्ष के रूप में घोषित किया था, और रिकॉर्ड संख्या में हमने कर्मियों का ट्रेनिंग कराया, जिसमें कि लगभग 18,000 पर्सनल एक साथ हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में ट्रेन किए गए। खुशी की बात यह है कि हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ना सिर्फ हमारे कर्मियों को ही ट्रेन करते हैं, बल्कि डिफरेंट स्टेट पुलिस फोर्सेस के भी कर्मियों को ट्रेन करते हैं। और इसी संदर्भ में मैं अपने एक
स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम लेना चाहूँगा, जो कि स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड टेक्निकल वॉरफेयर इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, STTW। वहाँ पे हम कई राज्यों, जिसमें से जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं, के स्पेशलाइज्ड फोर्सेस को अर्बन इंटरवेंशन के टेक्निक्स में भी ट्रेन करते हैं। इसके अतिरिक्त हम फॉरेन ट्रेनिंग्स को भी ट्रेन करते हैं, जिसमें श्रीलंका और नेपाल के ट्रेनिंग्स भी सम्मिलित हैं। तो हमारा ट्रेनिंग सेक्टर जो है वो बड़ा ही रोबस्ट सेक्टर है और इसके लिए हमें बहुत गर्व है इस सेक्टर में। CISF में जब कोई भी शामिल होता है तो उस वक्त एक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद पूरे उसके सेवा काल के दौरान क्या, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो क्या बीच बीच में सभी के लिए आप ट्रेनिंग के कुछ कोर्सेज चलाते हैं? किस तरह से, जैसे कहते हैं कि वो नॉलेज को अपडेट करना है, अपग्रेड करना, वैसा भी कोई कार्यक्रम होता है? इसको विशेष तौर पे समझना इसलिए आवश्यक है, ये हमारे नेचर ऑफ ड्यूटीज़ है, हमारा जो स्वरूप है उससे बहुत ही क्लोज रूप से जुड़ा हुआ है। हमारा रोल जो है वो मल्टी फैसेटेड रोल है। आज हम अगर एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में हैं तो कल कोल सेक्टर में हैं, परसों हम एयरपोर्ट सेक्टर में हैं, फिर हम DMRC में भी ड्यूटी करते हैं। तो हर सेक्टर्स के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। तो हमारे कर्मी जब किसी विशेष सेक्टर में जाते हैं, काम करते हैं, तो उस डोमेन का ट्रेनिंग उन्हें देना आवश्यक होता है। तो उस डोमेन की ट्रेनिंग जो कि यूनिक होती है उस सेक्टर के लिए, वो दी जाती है। सेक्टर स्पेसिफिक? सेक्टर स्पेसिफिक। जैसे कि एयरपोर्ट में अगर वो जाते हैं तो एयरपोर्ट में जिसे हम ASTI कहते हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, तो वहाँ उन्हें एयरपोर्ट से संबंधित सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है। सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेनिंग तो हुआ ही, साथ ही साथ नए चैलेंजेस जब उभरते हैं उसके संबंध में भी ट्रेनिंग दी जाती है। और मैंने जैसा आपको पहले बताया कि ट्रेनिंग के करिकुलम जो हैं, ट्रेनिंग के जो आयाम हैं, उस पर हर वर्ष चिंतन किया जाता है और उसके बाद उसमें बदलाव लाया जाता है। तो इन सर्विस कोर्सेज के माध्यम से और सेक्टर स्पेसिफिक कोर्सेज के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हमारे कर्मी दे आर ऑलवेज अपडेट विद द न्यू चैलेंजेस एंड द न्यू रोल्स दैट दे हैव टू परफॉर्म। आजकल की स्थिति को देखते हुए, जहां तक एयरपोर्ट सिक्योरिटी की बात, DMRC की बात है, कोरोना वायरस को लेकर भी कोई ट्रेनिंग या इस तरह की कोई नई पहल भी आप लोगों की तरफ से की जा रही है? देखिए, इसके लिए जैसे ही पहली बार हमें सूचना प्राप्त हुई गृह मंत्रालय के माध्यम से और हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से, हम लोग सजग थे और हम लोगों ने अपनी तैयारी पहले ही कर रखी थी। आप अप्रिशिएट करेंगे कि हमारे कर्मी जो फ्रिस्किंग का काम करते हैं वो बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में आते हैं पैसेंजर्स के साथ। तो वो एक इलाका ऐसा होता है जहाँ की रिस्क और थ्रेट ज़्यादा होता है। तो उस इलाके में हमने शुरू में ही अपने कर्मियों को ग्लव्स, मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स का यूज़ के बारे में उन्हें अलर्ट किया और सजग किया। तो हम इसके लिए पूरी तरह से इक्विप्ड हैं। साथ ही साथ हम ये भी नहीं चाहते हैं कि कहीं किसी पब्लिक स्पेस में हमारे व्यवहार या हमारे प्रोटोकॉल के कारण पैनिक फैले। तो जो कर्मी हमारे क्लोज बॉडी कांटेक्ट के क्षेत्र से हटके हैं, वहाँ हम शायद ग्लव्स ना दें, वहाँ हम शायद मास्क ना दें, लेकिन साथ ही साथ उन्हें हम अलर्ट रहने के लिए हमेशा कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा कोई लगे कि सस्पेक्ट पैसेंजर हो जो कि शायद फ्लू कैरी कर रहा हो, तो अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करो। हम लोगों ने इस चीज़ को और ऑगमेंट कर दिया है और ज़्यादा संख्या में हम लोगों ने मास्क इशू किया है और ग्लव्स इशू किए हैं। अब बात करें वेलफेयर स्कीम्स की। किसी भी बल के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बल के जवान और उनके जो परिवार हैं उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स, तो किस तरह की और किस तरह की नई कुछ पहल खासतौर पर CISF ने की है? ये आपने सही कहा कि किसी भी बल का जो परफॉर्मेंस होता है वो बल के कर्मियों के मनोबल पर आधारित होता है और मनोबल का कई पहलू होता है। अगर उसका परिवार खुश नहीं है तो शायद कर्मी भी सही रूप से काम नहीं कर पाएगा। तो हम वेलफेयर को एक होलिस्टिक वे में देखते हैं और हमारा प्रयास ये रहता है कि न सिर्फ बल का कर्मी बल्कि उसका परिवार भी अपने आप को एक बृहद CISF परिवार के रूप में समझे। तो इसी चीज़ को, इसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 5 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स अपने रिजर्व बटालियन में खोला है। इस कौशल विकास केंद्र में हम लोगों ने ज्वेलरी डिजाइनिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, टेलरिंग इत्यादि के कोर्सेज चला रखे हैं, जिसमें हमारे बल के कर्मी के परिवार के सदस्य, उनके बच्चे और लार्जर कम्युनिटी के भी लोग शामिल होते हैं। जो हमारे लेडी पर्सनल हैं उनके बच्चों के लिए क्रैश की सुविधा, वो भी हम कई जगहों पे हम लोगों ने प्रदान किया हुआ है। कर्मियों के और कर्मियों के परिवार के लिए काउंसलिंग सेंटर्स भी खोल रखा है। इसके अलावा हमारे कई छात्रवृत्ति स्कीम्स हैं जो कि मेधावी छात्रों के लिए
या तो अच्छे स्पोर्ट्समैन हो या एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पे, या हमारे जो शहीद के बच्चे हैं उनको हम देते हैं छात्रवृत्ति। कई प्रकार की छात्रवृत्ति है। अभी पिछले वर्ष ही हम लोगों ने हमारे कर्मियों को ये प्रदान नहीं किया जा रहा था, तो हम लोगों ने रिस्क एंड हार्डशिप अलावेंस जो हमारे कर्मी जम्मू एंड कश्मीर और LWE क्षेत्र, नक्सल क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं, डिप्लॉयड हैं, उनको भी प्रदान किया जाने लगा है। हम निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि हमारे जो कल्याण के कार्य हैं उससे हमारे कर्मी अपना कार्य पूरे मनोबल के साथ करें, ताकि हमारे बल का परफॉर्मेंस जो है वो भी एक बेंचमार्क के ऊपर बना रहे। खेल जगत में भी अपनी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहेंगे? जी हाँ, मैंने खेल की दिशा में ज़्यादा ध्यान दिया है, बल्कि हमारे विट प्रोग्राम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट खेल भी है, क्योंकि वो ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है और फिजिकल फिटनेस से जुड़ा हुआ है। और इसी प्रयास के कारण जो स्पेशल डाइट हम लोगों ने दिया, जो इंस्ट्रक्टर्स को हम लोगों ने ब्रीफिंग की, और सभी यूनिट कमांडर्स ने और हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने पर्सनल अटेंशन दिया अपने स्पोर्ट्समैन के प्रति, उसके कारण पिछले वर्ष हमारे जो स्पोर्ट्समैन थे उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में 12 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन हम अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। हमारा प्रयास ये है कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सनल की संख्या में वृद्धि हो, ताकि जिसे बेंच स्ट्रेंथ कहते हैं वो ज़्यादा हो, ताकि हमारा परफॉर्मेंस भी और आउटकम भी इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो। और इस संदर्भ में मैं एक विशेष उपलब्धि की चर्चा करना चाहूँगा, जो पिछले वर्ष हमारे पर्वतारोही दल ने किया। हमारे 13 सदस्यीय दल ने माउंट सतोपंत पर समिट कर एक नया कीर्तिमान इस प्रकार स्थापित किया, क्योंकि इस बल में 3 महिला कर्मी भी शामिल थीं, जो किसी भी CAPF के द्वारा आज तक नहीं किया गया था। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब मैंने पिछले वर्ष अपने लोगों का आह्वान किया था तो ये बताया था कि अपने बाउंड्रीज को हमेशा स्ट्रेच करने की कोशिश करो, सीमाओं को आगे बढ़ाओ। और इस पृथ्वी पे शायद एक दिशा में सबसे बड़ी सीमा माउंट एवरेस्ट है, तो ये पर्वतारोही दल जो है वो माउंट एवरेस्ट का प्रयास इस वर्ष करेगा समिट करने का, और उसी का ये फर्स्ट एक्सरसाइज था जो कि माउंट सतोपंत में हम लोगों ने विजय प्राप्त की। एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा था कि आपने कई फोर्सेस में, आर्म्ड फोर्सेस में काम किया है, CISF किस तरह से आपको अलग ये बल दिखा? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम 7 मामलों में अन्य बलों से भिन्न हैं, कुछ मामलों में समान भी हैं, बट ये 7 क्षेत्र हैं जहाँ की हम भिन्न हैं। सबसे पहला तो कि हमारा एक बहुआयामी रोल है, मल्टी फैसेटेड रोल है, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया कि हम एयरपोर्ट से लेके एटॉमिक एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, कई क्षेत्रों में काम करते हैं। दूसरा, हमारा कॉस्ट न्यूट्रल स्वरूप है, यानी कि हमारा 90% बजट जो है वो जहां हम काम करते हैं वो इकाइयां हमें वापस देती हैं, तो हम एक तरह से जीरो कॉस्ट टू दी एक्सचेकर हैं। इसी संदर्भ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे करीब 30 एप्लीकेशंस हैं जो वेब बेस्ड और मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जिसका विकास हम लोगों ने खुद इन हाउस किया है, जो शायद किसी बल के द्वारा नहीं किया गया हो। फिर हमारा बल जो है वो बटालियन सेंट्रिक नहीं है, वो यूनिट सेंट्रिक है। तो हमारे बल की संख्या किसी यूनिट में 12 भी है, तो किसी एक यूनिट में जो DMRC की यूनिट है वहाँ 13,000 भी है। इसके अतिरिक्त हमारा एक फायर विंग है जो कि किसी बल में नहीं है। हमारा एक कंसल्टेंसी विंग है जो कई प्रतिष्ठानों में हम कंसल्टेंसी प्रदान करते हैं और उसका जो रेवेन्यू अर्न करते हैं वो वापस सरकार को देते हैं। तो ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो हमें अन्य बलों की तुलना में भिन्न बनाता है। भविष्य में CISF की भूमिका आप किस प्रकार की देखते हैं? देखिए, ये निरंतर एक चैलेंज रहता है कि अपने बल को आगे कहाँ ले जाएं और किस दिशा में ले जाएं। तो चिंतन के उपरांत हमने अपने सभी यूनिट कमांडर्स से भी डिस्कशन किया और अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी बात की। तो 3-4 क्षेत्र हैं जहाँ कि हम अपने बल को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। एक तो एयरपोर्ट का क्षेत्र और DMRC का क्षेत्र। DMRC में हमारे परफॉर्मेंस को देखते हुए और एयरपोर्ट में हमारे परफॉर्मेंस को देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र में हमारा एक्सपेंशन और भी होगा। इसी प्रकार जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि NDRF के हम जनक हैं, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारे यूनिट्स जो हैं वो पूरी तरह से इक्विप्ड हों ताकि हम NDRF के सप्लीमेंट के रूप में भी कार्य कर सकें। फिर एक हमारा
बल का यूनिक नेचर ये भी है कि हम करीब 50 प्रतिष्ठानों में कोस्टल सिक्योरिटी भी प्रदान करते हैं, जो कि कोस्टल लाइन पे अवस्थित हैं। तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव भी सरकार को समर्पित किया है, जिसमें कि कोस्टल सिक्योरिटी का भी जिम्मेदारी का एक व्यापक प्रस्ताव है। उम्मीद करते हैं अगर सरकार ने इसकी सहमति दी तो हम उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज जो हम देखते हैं आने वाले दिनों में, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, कि हम निरंतर सिटीजन्स के एस्पिरेशंस को, एक्सपेक्टेशंस पर खड़े उतरना चाहेंगे और इसके लिए कहीं कोई गैप्स ना हो, कहीं कोई वनरेबिलिटी हमारे अपने सिस्टम में ना हो। इसके लिए हम अपने सिस्टम्स और अपने प्रोसेसेस को बिल्कुल ठोस रखें और ऐसा रखें ताकि वो डिलीवर कर सके जनता की आकांक्षाओं के समरूप। राजेश रंजन जी, आप बल को और जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे सिंसियरिटी के साथ सभी को यही कहना चाहूँगा कि हमारे बल के सभी कर्मी पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से देश सेवा के प्रति समर्पित हैं और मुझे पूरी उम्मीद है और कॉन्फिडेंस है कि आने वाले दिनों में हम और भी बेहतर कार्य कर देश का नाम ऊंचा करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई और शुभकामनाएं स्थापना दिवस के लिए। और इस वर्ष जैसा कि हम सब जानते हैं सीआईएसएफ का बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट गणतंत्र दिवस परेड में था, उसके लिए भी बधाई और बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Every time the nation calls, the CISF will rise, donning the armor of loyalty and integrity, serving from the heart and with a smile, armed with courage and determination. CISF will take its place as guardians of India's growth, force of the future. CISF, Central Industrial Security Force, sentinels of India's critical assets.